पैरों तले से ज़मीन निकल गई। रिमशा और मुबश्शिर एक दूसरे के करीब थे और इनका जिस्म बेलबास था। मुबश्शिर रिमशा के ऊपर झुका हुआ था और रिमशा बेचारी बेड पर पड़ी अपनी इज्जत लुटवा रही थी। वो डरी हुई सहमी हुई थी। रिमशा चीखें मार रही थी, जीजू छोड़ दो प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। मुबश्शिर ने अपनी सगी साली के साथ जबरदस्ती। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महक सिर्फ 16 साल की एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहानात ख़त्म हुए थे और घर में फारग बैठी रहती थी। इम्तिहान के दिनों में इसने सोचा था कि जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे वो कुछ दिन अपने मामू के घर गांव में गुजारेगी। ये सोच सिर्फ सैर सपाटे की नहीं थी, बल्कि मामू के घर की गहमा गहमी और वहाँ के माहौल की कशिश भी थी। एक शाम इसने अम्मी अब्बू से इजाज़त ली। अम्मी, रिजल्ट आने में अभी वक्त है, सोचा मामू के पास चली जाऊं, गाँव का मज़ा भी आ जाएगा और आप दोनों को भी कुछ सुकून मिलेगा। अम्मी ने एक लम्हा सोचा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ठीक है बेटा, कल तैयार रहना, आशा तुम्हें स्टेशन छोड़ आएगा। महक का दिल खुशी से भर गया। इसने फौरन अपनी पैकिंग शुरू कर दी। कपड़े, किताबें और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बैग में रखीं। रात भर वो सो न सकी, बस गांव के मनाजर और मामू के घर के चेहरे जहन में घूमते रहे। सुबह जैसे ही सूरज निकला, असद भाई बैग उठाए दरवाजे पर खड़े थे। चल बहन, देर हो रही है, असद ने स्टेशन पहुंचते हुए कहा। देखो, गाड़ी में बैठकर मुझे मैसेज कर देना, मैं मामू को कॉल कर दूंगा। 6 घंटों के तवील सफ़र के बाद ट्रेन हैदराबाद के प्लेटफॉर्म पर रुकी। महक जैसे ही नीचे उतरी, मामू प्लेटफॉर्म पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आ गई हमारी शहजादी, वो प्यार से बोले। मामू के साथ गाड़ी में बैठी महक गाँव के रास्ते देख रही थी। सबज खेत, कच्ची पगडंडियां और हवा में मिट्टी की खुशबू, ये सब कुछ शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। घर पहुंचते ही माहौल कुछ और ही था। मोमानी और उनकी बेटी रिमशा ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। रिमशा की बड़ी बहन भी आई हुई थी और साथ उसका शौहर मुबश्शिर भी। सब ने हाल चाल पूछा, कहके लगे और खुशी का माहौल छा गया। लेकिन महक ने एक बात फौरन नोट की, मुबश्शिर की नज़रें, वो नज़रें आम नहीं थीं। जब सब महक से बात कर रहे थे, इसके चेहरे और वजूद पर मुबश्शिर की आंखें बार बार ठहर जाती थीं। महक को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन इसने फौरन ज़हन झटक दिया, शायद मुझे ही वहम हो रहा है। रिमशा महक का हाथ पकड़कर बोली, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। कमरा साफ सुथरा, खिड़की से बाहर खेतों का मंजर। रिमशा ने कहा, आराम कर लो, शाम को बातें करेंगे। महक ने बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद कहाँ आनी थी। सफर की थकन तो थी, मगर जहन में मामू के घर की खुशियां और मुबश्शिर की नजरें दोनों एक साथ गर्दिश कर रही थीं। शाम को सब एक साथ खाने के मेज पर बैठे। मुमानी, मामू, रिमशा, मुबश्शिर और बाकी सब। महक चम्मच से सालन प्लेट में डाल रही थी कि अचानक इसके पाँव के नीचे कुछ हरकत हुई। एक हल्की सी गुदगुदी। महक चौंक कर हंस पड़ी। सब ने इसकी तरफ देखा। क्या हुआ महक बेटा, मामू ने पूछा। महक ने घबरा कर कहा, कुछ नहीं, बस स्कूल की एक बात याद आ गई। लेकिन हकीकत ये थी कि ये मुबश्शिर की हरकत थी। महक ने नजरें उठाकर देखा तो मुबश्शिर ने इसे आंख मारी। इसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया, लेकिन वो चुप रही। खाने के बाद महक रिमशा के साथ इसके कमरे में आ गई। हंसी मजाक चलता रहा। महक ने पूछा, जे मुबश्शिर भाई आपके घर में ही रहते हैं? रिमशा ने कहा, हाँ, बाबा के कारोबार को संभालते हैं। बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ज्यादातर जे हमारे साथ होते हैं। महीने बाद अपनी बीवी के पास 2 दिन के लिए जाते हैं। क्यों पूछ रही हो? महक ने फौरन कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। रात को महक अपने कमरे में आ गई, लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जहन में बार बार खाने के वक्त की वो हरकत और आंख मारना घूम रहा था। आखिर थकन ने इसे नींद में धकेल दिया। तकरीबन रात के 12 बजे महक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। इसने आंखें खोली। अंधेरे में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। जल्दी से लाइट ऑन की। सामने मुबश्शिर खड़ा था। महक के दिल की धड़कन तेज हो गई। जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोलने ही वाली थी कि मुबश्शिर ने तेजी से इसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। चुप रहो, वरना तेरी इज्जत का तमाशा बना दूंगा। इसकी आवाज सख्त और धमकी अमेज थी। महक ने डरी हुई आंखों से इसकी तरफ देखा। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहन जैसी हूँ। मुबश्शिर ने हंसकर कहा, शर्म? जब से तुम्हें देखा है अपनी बीवी को भूल गया हूँ। तुम बस मेरे दिल में हो।
महक ने पूरी ताकत से इसे धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधी रिमशा के कमरे में गई। क्या हुआ? रिमशा ने पूछा। महक ने झूठ बोला, अकेली को नींद नहीं आ रही। तेरे पास सो जाऊं? रिमशा ने कहा, हाँ आ जाओ। महक बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन नींद कहाँ आती। कमरे की खामोशी में वो सिर्फ अपनी धड़कन सुन रही थी और एक सोच इसके जहन में गूंज रही थी। ये घर इतना महफूज नहीं जितना मैंने सोचा था। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में दाखिल हुई तो महक ने खुद को निमिषा के साथ ही पाया। रात की वो दहशत अभी भी दिल में ताज़ा थी। इसने फैसला कर लिया था कि अब वो ज्यादा वक्त अकेली नहीं गुजारेगी। लेकिन दिन में वो खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश करती रही। नाश्ता करते वक़्त मुमानी ने पूछा, बेटा नींद ठीक से आई? महक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बस थकन थी। लेकिन इस दौरान मुबश्शिर चुपचाप कुर्सी पर बैठा इसे देख रहा था। इसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। दोपहर में मामू बाजार गए और मुमानी किचन में मसरूफ थी। रिमशा अपने दोस्त के घर चली गई थी। घर में सिर्फ महक और मुबश्शिर रह गए। महक ने कोशिश की कि वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर ले, मगर जैसे ही वो बेड पर बैठी, कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मुबश्शिर अंदर दाखिल हुआ। डरो मत, मैं बस बात करने आया हूँ, वो नरम लहजे में बोला, लेकिन इसकी आंखों का रंग सब कुछ बता रहा था। महक ने मजबूत लहजे में कहा, बराए करम आप जहाँ से चले जाएं, ये मुनासिब नहीं है। मुबश्शिर ने करीब आते हुए कहा, महक तुम्हें अंदाज़ा है तुम कितनी हसीन हो? जब तुम हंसकर बात करती हो तो लगता है वक्त रुक गया है। महक ने सख्ती से कहा, मैं आपकी बहन के बराबर हूँ और आप शादीशुदा हैं। ये सब बातें बंद करें। मुबश्शिर ने लम्हे भर को इसे देखा, फिर हल्का सा हंसा। इतनी जल्दी फैसला मत करो। मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, तकलीफ नहीं। ये सुनते ही महक ने फौरन दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और बाहर निकल गई। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीधी मुमानी के पास गई और किचन में इनके साथ बैठ गई ताकि मुबश्शिर को कोई मौका ना मिले। शाम तक माहौल मामूल के मुताबिक रहा, मगर महक जानती थी कि मुबश्शिर की आंखों के पीछे एक मंसूबा छुपा हुआ है। रात का खाना खाते हुए वो बार बार इसके पाँव को हल्की सी ठोकर मार रहा था और महक हर बार अपनी टांग समेट लेती। रात को महक ने सोचा कि अगर वो अपने कमरे में सोई तो मुबश्शिर दोबारा आ सकता है। इसने फैसला किया कि वो आज भी रिमशा के कमरे में सोएगी। मगर जब वो रिमशा के कमरे की तरफ गई तो वहां का दरवाजा अंदर से बंद था और हल्की सी हंसी और सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। महक के दिल में शक पैदा हुआ। वो आहिस्ता से खिड़की के करीब गई और अंदर झांकने की कोशिश की। जो मंजर इसने देखा, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। रिमशा और मुबश्शिर एक दूसरे के करीब थे और इनका जिस्म बेलबास था। मुबश्शिर रिमशा के ऊपर झुका हुआ था और रिमशा बेचारी बेड पर पड़ी अपनी इज्जत लुटवा रही थी। वो डरी हुई सहमी हुई थी। रिमशा चीखें मार रही थी, जीजू छोड़ दो प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। मुबश्शिर ने अपनी सगी साली के साथ जबरदस्ती की और बेड पर लेट गया। मैं इनको देख रही थी और सब सुन भी रही थी। मुबश्शिर बोला, हर रात मुझे ऐसे ही खुश कर दिया करो साली जी, तुम्हारा रात मेरे पास महफूज रहेगा। मैं वहां से वापस कमरे में आ गई। ये क्या हो रहा है? ये तो अपनी साली के साथ ही। दिल में सवालात का तूफान था। अगली सुबह महक ने मौका देखकर रिमशा से पूछा, कल रात तुम्हारे कमरे में कौन था? रिमशा ने झट से बात बदल दी, कोई नहीं, मैं मूवी देख रही थी। और आंखें नीची कर ली। तुम अकेली नहीं थी, मुबश्शिर था साथ, है ना? रिमशा चौंक गई, फिर नजरें झुकाकर बोली, महक प्लीज ये बात किसी को ना बताना। ये मामला पिछले 6 महीने से चल रहा है। मुबश्शिर ने धमकी दी है कि अगर मैं इनकार करूं तो वो मेरी बहन को तलाक दे देगा। महक को गुस्सा आया, ये जुल्म है और तुम बर्दाश्त कर रही हो। रिमशा की आंखों में आंसू आ गए, क्या करूं? घर की इज्जत का सवाल है। मोमानी को ये सब पता चला तो वो टूट जाएंगी। महक ने फैसला कुन लहजे में कहा, रिमशा अब बस, ये सब खत्म होना चाहिए। हम इसे सबक सिखाएंगे। इसी लम्हे दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक खामोश महदा हो गया। अब जो खेल बदलने वाला था। महक और रिमशा के दरमियान अब वो रिश्ता नहीं रहा था जो सिर्फ हंसी मजाक पर चलता था। अब इन दोनों के बीच एक खौफनाक राज था और इस राज का बोझ दोनों के दिलों पर भारी था। इसी सुबह मुमानी नाश्ते में पराठे और अंडे बना रही थी। मामू अखबार पढ़ रहे थे। मुबश्शिर भी मेज पर मौजूद था, लेकिन इसके चेहरे पर वही अजीब सा एतमाद और शरारत थी, जैसे इसे पता हो कि घर की औरतें इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। महक ने जानबूझकर मुबश्शिर की तरफ देखा और फिर नजर झुका ली। इसके दिल में तूफान था।
لیکن چہرے پر مکمل خاموشی۔ رمشا بھی اس کے برابر بیٹھی تھی، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ سب کچھ بالکل نارمل دکھانے کا ڈرامہ جاری تھا۔ دن کا زیادہ حصہ عام طور پر گزرا، مگر دوپہر کو جب مانی قریبی عزیز کے گھر گئیں اور ماموں بازار، تو گھر میں صرف 3 لوگ رہ گئے: مہک، رمشا اور مبشر۔ مبشر حال میں بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ مہک اور رمشا کچن میں ایک دوسرے کو تیز تیز سرگوشیوں میں پلان بتا رہی تھی۔ مہک نے کہا: ہمیں اس کی حقیقت سب کے سامنے لانی ہوگی، مگر ثبوت کے بغیر کوئی ہماری بات نہیں مانے گا۔ رمشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا: تو پھر کیا کریں؟ مہک نے جواب دیا: ہم ویڈیو بنائیں گے، اس کے الفاظ، اس کی حرکتیں، سب کچھ، تاکہ اگر وہ انکار کرے تو یہ ریکارڈ سب کچھ بولے۔ رمشا خوف زدہ تھی: مہک، یہ خطرناک ہے، اگر اس نے پکڑ لیا تو؟ مہک نے سخت لہجے میں کہا: ہم ڈریں گے تو یہ کبھی نہیں رکے گا۔ اسی وقت مبشر کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں چھوٹی سالی جی؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مہک نے فوراً جواب دیا: کچھ نہیں، بس کھانے کا پلان کر رہے تھے۔ مبشر ہنسا اور چلا گیا۔ شام کو مہک نے اپنے موبائل کا کیمرہ سیٹنگ چیک کی اور چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا جس میں فون آسانی سے رکھا جا سکتا تھا۔ کل رات ہم اسے پکڑ لیں گے، مہک نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس رات مہک اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مبشر زیادہ تر رات کو ہی اپنے شکار پر آتا ہے، اس لیے وہ اور رمشا ایک ساتھ رمشا کے کمرے میں بیٹھی رہیں، ہنستے کھیلتے وقت گزارتی رہیں تاکہ شک نہ ہو۔ رات کے 11 بجے کمرے کی لائٹ بند کر دی گئی، لیکن فون پہلے ہی ایک کونے میں ریکارڈنگ پر لگا دیا گیا۔ دونوں بستر پر لیٹ گئیں، مگر آنکھیں کھلی تھیں۔ کمرے میں صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز تھی۔ تقریباً آدھی رات کو آہستہ سے دروازے کی چٹکنی کھلی۔ مبشر دبے قدموں سے اندر آیا۔ رمشا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ رمشا نے آنکھیں نیم کر کے کہا: آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مبشر مسکرا کر بولا: کیوں؟ آپ مجھ سے بھی اجازت لینی ہوگی۔ تم جانتی ہو تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ مہک بستر پر لیٹی رہی، لیکن اندر ہی اندر غصے سے لرز رہی تھی۔ کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا، اس کے الفاظ، اس کا چہرہ اور اس کی نیت۔ مبشر نے مزید قریب آنے کی کوشش کی، مگر رمشا نے اسے روکا۔ آپ بس، یہ صحیح نہیں ہے، مبشر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ صحیح غلط سب کتابوں میں لکھا رہتا ہے، حقیقت میں تو بس موقع ہوتا ہے اور خواہش۔ مبشر نے رمشا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ رمشا شور کر رہی تھی اور مبشر اس کے ہونٹوں پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ اتنے میں یہ سب سن کر مہک نے بستر سے اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ مبشر چونک گیا۔ یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ مہک نے موبائل اٹھایا اور کہا: یہ دیکھ رہے ہو، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اب تمہاری حقیقت دنیا دیکھے گی۔ مبشر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا: مہک، میں مذاق کر رہا تھا، تم تو بچے ہو ابھی۔ مہک نے تیز لہجے میں کہا: یہ مذاق نہیں تھا، یہ جرم ہے۔ مبشر کمرے سے نکل گیا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار خوف کے آثار تھے۔ اب مہک اور رمشا کے پاس وہ ثبوت تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا، لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اصل وار ابھی باقی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا: مبشر، تیرا کھیل ختم۔ صبح کا سورج نکلا تو گھر میں معمول کی چہل پہل تھی، مگر ہمارے دلوں میں طوفان مچ چکا تھا۔ رمشا نے موبائل میرے ہاتھ میں دیا۔ رات کی پوری ریکارڈنگ محفوظ تھی، ہر بات، ہر حرکت، سب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر ایک نظر ڈالی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ ہماری ڈھال ہے رمشا، اب وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا ہم آج ہی اس کا سامنا کریں گے؟ ہاں، آج اور ابھی، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر الٹا وار کرے، ہم اسے اس کی ہی انجام تک پہنچائیں گے۔ اتنی دیر میں مبشر ان کے پاس آ گیا۔ رمشا پلیز، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب مت کرو۔ مہک، ویڈیو ڈیلیٹ کر دو پلیز۔ مبشر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مہک، رمشا، خدا کے لیے یہ مت کرو، میری زندگی برباد ہو جائے گی، بیوی مجھے چھوڑ دے گی، ماموں مجھے جان سے مار دیں گے۔ رمشا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا: 6 ماہ سے تم نے میری عزت نوچ کر رکھی تھی، آج تمہیں اپنی عزت کی فکر پڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پلیز یہ ویڈیو مٹا دو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا: ویڈیو محفوظ رہے گی تاکہ ہمیں یاد رہے تم جیسے بھیڑیے سے کیسے نپٹنا ہے۔
اس دن کے بعد مبشر نے نہ ہمیں دیکھا نہ بات کی۔ اگلے ہی ہفتے وہ اپنا سامان اٹھا کر شہر واپس چلا گیا۔ چند ماہ بعد خبر ملی مبشر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی الٹنے سے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نشے میں تھا۔ میں اور رمشا خاموشی تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، شاید یہ اس کی اصل سزا تھی، دنیا سے ہی رخصت۔ میں نے کہا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کہانی نے ہمیں ایک سچ سکھا دیا، اگر کوئی آپ کی عزت پر حملہ کرے تو خاموش رہنا اس کو مزید طاقت دیتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی اصل بہادری ہے۔ مہک اور رمشا کی طرح ہر لڑکی کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے لیے ڈٹ کر کھڑی رہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کیونکہ اگر آپ ڈریں گی تو مبشر جیسے درندے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔